लोग प्रीवियस क्लासेज में पढ़ रहे थे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में हम लोग 3 टाइप पढ़ चुके थे। पहला टाइप जो था वेट बाई वेट परसेंटेज, दूसरा हम लोग पढ़े थे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरा पढ़े थे वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। आज हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का 4th टर्म मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे। मोल फ्रैक्शन जिसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में बहुत यूज है, मोल फ्रैक्शन जिसको मूल प्रभाज्य या मूल अंश कहा जाता है। मूल प्रभाज्य या मूल अंश कहते हैं। अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को बेहतर ढंग से समझना है तो उसके लिए मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, मोलालिटी, पीपीएम, ये सब टॉपिक क्लियर होना चाहिए। आप 11th का भी कॉपी पढ़ सकते हैं, वहाँ फर्स्ट लेसन ही पढ़ना था इस टॉपिक के बारे में। तो आइए हम लोग मोल फ्रैक्शन को समझते हैं। एक सॉल्यूशन है जिसमें 2 कंपोनेंट है, एक ए और बी। एक सॉल्यूट है और दूसरा क्या है, सॉल्वेंट है। 2 से अधिक कंपोनेंट भी हो सकता है, यह भी हो सकता है कि 2 सॉल्यूट हो, 1 सॉल्वेंट हो, 3 सॉल्यूट हो, 1 सॉल्वेंट हो, लेकिन सॉल्वेंट हमेशा एक ही होता है। यहां पर एक सॉल्यूट है और एक क्या है बाबू, सॉल्वेंट है। जो मेरा ये सॉल्यूट है इसमें नंबर ऑफ मोल्स 1 है और बी में नंबर ऑफ मोल्स 3 है। तो अगर कहा जाए ए का मोल फ्रैक्शन, किसका मोल फ्रैक्शन, ए का मोल फ्रैक्शन, तो हमको ए का मोल फ्रैक्शन बताना है ना। तो देखेंगे ए में कितना नंबर ऑफ मोल्स है। तो ए में नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 1 है, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 3, 1, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी ए का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा बाबू, 1/4। 1/4 यह किसका मोल फ्रैक्शन हो गया, ए का। इसी तरह कहा जाए कि बी का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, तो बी में नंबर ऑफ मोल्स देखेंगे तो बी में कितना नंबर ऑफ मोल्स है, 3 है, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 4 है। यानी बी में बी का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 3/4। यानी कि जिस टर्म का मोल फ्रैक्शन निकालना हो उस टर्म का नंबर ऑफ मोल्स और टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इससे क्या हो जाएगा, जैसे कहा जाए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। यानी कि जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होगा उसमें पार्टिकुलर मोल और नीचे बाबू टोटल मोल्स, यह क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। केमिस्ट्री में मोल फ्रैक्शन को इस सिंबल से डिनोट किया जाता है, यानी मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस सिंबल का यूज किया जाता है। अगर ऐसा लिखा हो यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इसको जीटा बोलते हैं। कोई कोई बुक ऐसे भी डिनोट करता है, इनको थोड़ा बड़ा ईटा इसको बोलते हैं। तो ज्यादातर बुक में आपको यही मिलेगा, जीटा। जीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है मोल फ्रैक्शन को। तो आइए हम मोल फ्रैक्शन का डिफिनेशन देखते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में कहा जाए कि 3 ठो कंपोनेंट है एक सॉल्यूशन में, कितना कंपोनेंट है, 3 ठो कंपोनेंट है। जैसे एक सॉल्यूशन हो गया, इसमें कंपोनेंट कितना है, 3 कंपोनेंट है। जो ए कंपोनेंट है इसमें नंबर ऑफ मोल्स Na है, बी जो है इसमें Nb है, सी जो है इसमें नंबर ऑफ मोल्स Nc है। अगर कहा जाए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, इट मीन्स
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, यानी कि जिस चीज का मोल फ्रैक्शन कहा जाएगा उसमें पार्टिकुलर नंबर ऑफ मोल्स, और नीचे क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी Na प्लस Nb प्लस Nc। अब आपको देखना है कि क्वेश्चन में किस चीज का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। जिसका पूछेगा उसका पार्टिकुलर नंबर ऑफ मोल्स कर दीजिएगा, नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। मोल फ्रैक्शन का डिफाइन हम लोग कर लेते हैं। किसी बिलियन में एक अवयव एक कंपोनेंट, किसी बिलियन में एक अवयव के मोलों की संख्या, एक अवयव के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल अवयव के मोलों की संख्या, कुल अवयव के मोलों की संख्या को मोल प्रभाज कहा जाता है। ताप में परिवर्तन होने से यह प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि ताप बढ़ने से मोल की संख्या में परिवर्तन नहीं होता है। आपको जब हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ाए होंगे वहां बांटे होंगे, जो वॉल्यूम से रिलेटेड होता है उसका एक अलग चार्ट बना होगा, और एक जो मास से रिलेटेड होता है उसका अलग बना होगा, और वहां बताया गया होगा कि जो वॉल्यूम से रिलेटेड होता है वह ताप बढ़ने से परिवर्तित होता है, जबकि जो मास से रिलेटेड होता है वह ताप बढ़ने से परिवर्तन नहीं होता है। तो ये जो मेरा मोल फ्रैक्शन होता है यह ताप बढ़ने से परिवर्तित नहीं होता है, मोल प्रभाज कहा जाता है। ये हो गया मोल फ्रैक्शन का डिफाइन। अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बाद हम लोग वेपर प्रेशर पढ़ेंगे, उसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में RLVP, उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। NaOH और H2O का एक सॉल्यूशन है। NaOH और H2O, NaOH है 40 ग्राम और H2O है 54 ग्राम, और कह रहा है कि NaOH का मोल फ्रैक्शन बताइए, यानी कि मोल फ्रैक्शन जीटा ऑफ NaOH, इट मीन्स मोल फ्रैक्शन बताना है NaOH का, और जीटा ऑफ H2O यानी कि H2O का क्या बताना है, मोल फ्रैक्शन बताना है। देखिए बाबू यहां पर मास दिया है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया है, तो पहले क्या करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ मोल्स हम लोग निकालेंगे। तो आप जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स यानी मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास बटा मोलिकुलर मास। चलिए गिवन मास कितना है NaOH का 40 ग्राम, और NaOH का मोलिकुलर मास निकाल लीजिए। Na का एटॉमिक वेट कितना होता है 23, O का कितना होता है 16, H का कितना होता है 1 होता है, तो NaOH है ना, तो ऐड कर दीजिए। Na 1 है तो यानी कि 23 प्लस 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, यानी कि मोलिकुलर मास कितना निकल गया NaOH का 40 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कैंसिल, 40 से 40 कैंसिल, यानी कि 1 मोल। यह हो जाएगा कितना मोल आ गया बाबू NaOH
NaOH हमारा आ गया 1 मोल। अब हम H2O में निकाल देते हैं कितना मोल होगा। तो H2O का क्या, H2O का मास कितना है 54 ग्राम। तो यहाँ पुट कर दीजिए 54 ग्राम, और H2O का कितना हो जाएगा, H का कितना होता है 1 होता है, O का कितना होता है 16, H 2 ठो है तो 2 × 1 + 16 यानी 18 ग्राम पर मोल। तो यह हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल। 18 का टेबल 3 टाइम्स 54 यानी कि 3 मोल हो जाएगा। H2O कितना मोल है 3 मोल। देखिए हमसे किसका मोल फ्रैक्शन पूछ रहा था, जीटा ऑफ NaOH, NaOH का मोल फ्रैक्शन। तो जिसका पूछेगा उस पार्टिकुलर का मोल जितना है उसको ऊपर रखेंगे या नीचे टोटल मोल्स। आइए इसको निकाल दिया जाए। जीटा ऑफ NaOH इक्वल टू, NaOH में कितना मोल है 1 मोल बाई टोटल मोल। टोटल मोल कितना हो जाएगा, NaOH का 1 मोल और H2O का 3 मोल, टोटल मोल 4 मोल हो जाएगा, यानी कि 1/4। इसी तरह अगर H2O का निकालना हो, जीटा ऑफ H2O यानी कि H2O का मोल फ्रैक्शन, तो H2O में कितना है 3 मोल, टोटल मोल्स कितना बाबू 4, तो 3/4। यहाँ पर आप डिवाइड दीजिएगा तो ये हो जाएगा 0.25, और इसको डिवाइड दीजिएगा तो हो जाएगा 0.75। एक यहाँ पर नोट है बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप दोनों को ऐड कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, यानी कि किसी भी सॉल्यूशन में जितना कंपोनेंट होगा टोटल कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का योग सम कितना के इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। यानी कि अगर हम एक का मोल फ्रैक्शन निकाल चुके हैं तो दूसरे के लिए 1 में से उतना माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। यानी कि आपको याद रखना होगा कि जो मोल फ्रैक्शन होता है उस सॉल्यूशन में जितना कंपोनेंट होता है टोटल का मोल फ्रैक्शन का सम कितना के इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। अगर कोई सॉल्यूशन है जिसमें 2 कंपोनेंट है तो उसमें दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन जो होगा वह कितना के इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा। अगर 3 कंपोनेंट है तो तीनों कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होगा बाबू वह कितना के इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, यह बात याद रखिए। तो आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन का। ये छोटा छोटा टर्म है लेकिन इसको जब तक क्लियर नहीं रखिएगा तब तक आगे RLBP में या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जितना में हम यूज करेंगे जो टर्म वो आप बेहतर ढंग से समझ में नहीं आ पाए। तो एक क्वेश्चन लेते हैं मोल फ्रैक्शन पर। ए सॉल्यूशन हैज 46% वेट बाई वेट। एक सॉल्यूशन है कितना परसेंट 46% वेट बाई वेट। कह रहा है इथाइल अल्कोहल इन वाटर, इथाइल अल्कोहल इन, यह जो सॉल्यूशन है इथाइल अल्कोहल का किसके साथ वाटर के साथ। कह रहा है फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH, यानी कि किसका मोल फ्रैक्शन बताइए, इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन बताइए। देखिए आपको प्रीवियस वीडियो में हम वेट बाय वेट के बारे में पढ़ाए थे, वहां बताया गया होगा जितना परसेंट दिया हो उतना ग्राम इन 100 ग्राम। यह 46% दिया है, इसका मतलब हुआ इट मीन्स 46 ग्राम इथाइल अल्कोहल इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम। कितना ग्राम है बाबू 100 ग्राम में। यह वेट बाय वेट जो लड़का पढ़ा होगा पीछे वाले वीडियो में वह
क्लियर होगा उसका। तो जितना कहेगा, जितना परसेंट वेट बाय वेट है तो उतना ग्राम इन 100 ग्राम। तो यहां से हम देख रहे हैं कि हमारे इथाइल अल्कोहल का जो मात्रा है मास वो पता चल गया, और सॉल्यूशन का 100 ग्राम इन सॉल्यूशन, 100 ग्राम इन सॉल्यूशन, यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन में 46 ग्राम क्या है, इथाइल अल्कोहल है। तो इसके लिए अब हम लोग यहां ध्यान दीजिए, जो मेरा सॉल्यूशन बना है कौन कौन चीज से बाबू, इथाइल अल्कोहल, वाटर। जो मेरा सॉल्यूशन है इसमें क्या है, C2H5OH इथाइल अल्कोहल और वाटर H2O है। सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम। सॉल्यूशन कितना ग्राम, 100 ग्राम। और इथाइल अल्कोहल कितना है, 46 ग्राम। अब देखिए H2O का मात्रा कितना होगा, टोटल सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, और उसमें कितना है C2H5OH इथाइल अल्कोहल कितना है 46 ग्राम। तो 100 ग्राम में से 46 ग्राम माइनस कीजिएगा तो मेरा जो C2H5 है, सॉरी जो H2O है कितना हो जाएगा 54 ग्राम। यहां पर हम देख रहे हैं कि मास दिया है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया है, और नंबर ऑफ मोल्स क्लियर होगा तभी हमारा क्या निकलेगा, मोल फ्रैक्शन निकलेगा। तो यहां से आगे हम फॉर्मूला लगाते हैं मोल का, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होता है, मास बटा मॉलिक्यूलर मास, मास बटा मॉलिक्यूलर मास। चलिए मास कितना दिया है 46, मॉलिक्यूलर मास C2H5OH का, कार्बन का एटॉमिक वेट 12, H का 1 और O का कितना होता है 60। तो निकाल दीजिए, C2H5OH का क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास। तो C कितना है 2 ठो, एक C के कितना होता है 12, तो हो जाएगा 2 × 12 प्लस H 5 ठो इसमें है, 1 ठो इसमें, 6H, 1 H से कितना होता है 1 होता है, तो 6 × 1 प्लस O 1 ठो है, O का 16, ये हो जाएगा 24 प्लस 6 प्लस 16, ऐड कीजिएगा बाबू तो ये हो जाएगा 46 ग्राम पर मोल, 46 ग्राम पर मोल। यहाँ पुट कर दीजिए, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, पर मोल है तो ऊपर जाएगा तो मोल हो जाएगा, ये 46 है, यानी कि यह 1 मोल आ गया। कितना मोल आ गया, 1 मोल आ गया। चलिए आइए यहाँ पर देखिए H2O का गिवन मास कितना है 54 ग्राम, और H2O का आप निकाल सकते हैं, आप जानते भी होंगे कि H2O का 18 ग्राम पर मोल होता है, H का 1 होता है, H 2 ठो है तो 2 × 1, O का 16 होता है, 2 प्लस 16 बाबू ऐड कीजिएगा 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर मास। तो ये हो गया 18 ग्राम पर मोल, 18 से 3 टाइम्स में कैंसिल, यानी कि यह कितना मोल हो जाएगा 3 मोल। कितना मोल, इसको साफ लिख लिया जाए, C2H5OH कितना मोल आया 1 मोल, H2O कितना मोल आया 3 मोल। अब देखिए मोल निकल गया। हमको जो क्वेश्चन पूछा था उस क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था कि फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। किसका मोल फ्रैक्शन, इथाइल अल्कोहल का। तो सबसे पहले हम लोग इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन निकाल देते हैं, यानी कि जीटा ऑफ C2H5OH। तो जिसका निकालना होता है उस पार्टिकुलर में मोल ऊपर रखते हैं। तो इसमें कितना है C2H5OH में नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल, तो 1 बटा टोटल मोल्स, टोटल कितना हो जाएगा 1 और 3 4, सेम ही डिजिट हो गया है। उसमें भी यही आया था, जरूरी नहीं है कि सब में समान ही आए, यहाँ पर सेम डिजिट हम रखे हैं, इसीलिए पहले वाले में भी सेम था, इसमें भी सेम है। ये 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 25 बाबू। अब आपको कोई कहे कि आप वाटर का मोल फ्रैक्शन बताइए, जो दूसरा कंपोनेंट है, तो आप केयर कीजिए, एक का पता है 1 में से आप माइनस कर दीजिएगा तो दूसरा का निकल जाएगा, और नहीं तो फिर दूसरा में नंबर ऑफ मोल्स रख दीजिए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बाई में रख दीजिए नीचे, तब भी निकल जाएगा।
ये हमारा था मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। एक पीपीएम के बारे में पढ़ना था हम लोग को और एक मोलारिटी। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देते हैं पीपीएम का। देखिए पीपीएम का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। और मिलियन का मतलब होता है बाबू 10 लाख, यानी 10⁶। कितना? 10⁶। अगर कोई पदार्थ, अगर कहा जाए कि मेरे पास शुगर 4 ppm है, 4 ppm इन सॉल्यूशन, इसका मतलब हुआ कि 4 ग्राम शुगर, कितना ग्राम शुगर? 4 ग्राम शुगर 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन में है। कितना? 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन में है। यानी कि 10⁶ पार्ट में कितना पार्ट सॉल्यूट है वह कहलाता है पीपीएम। यानी कि अगर हम कहें कि 2 ppm शुगर, कितना ppm? 2 ppm शुगर, यानी कि 2 ग्राम शुगर 10⁶ ग्राम में, यानी 10⁶ ग्राम में कितना ग्राम कोई सॉल्यूट है, उसी चीज को एक्सप्रेस किया जाता है किसमें बाबू? पीपीएम में। यानी कि अगर हमको निकालना हो नंबर ऑफ पीपीएम, नंबर ऑफ पीपीएम, तो फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶, 10⁶। ये हो गया पीपीएम निकालने का। मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक मोलारिटी के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।